नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। और आप यदि हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि हमारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, चाहे संधि हो, समास हो, विलोम हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, कितने भी वन वर्ड से संबंधित हों, तो वह सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आते हैं, ये कह रहा है कि निर्देश दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों 31 से लेकर के 35 तक के उत्तर दीजिए। उड़ उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बांट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की, ऊपर 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 बढ़ता चीरता दल दिक्मंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तो दोस्तों आते हैं इसके ऊपर से, देखते हैं, समझते चलते हैं बात को। देखिए, ये प्रकृति का चित्रण किया गया है मानवीय गुणों से। तो कह रहा है कि उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, यानी कि यह जो हरियाली है यह अकेले आदमियों की तरह उड़ चल, यानी कि मनुष्य की तरह से ओछा तिनका लेकर के उड़ती चल। ऊषा जाग उठी प्राची में, यानी कि जो ऊषा है, प्रातः काल है, ये जाग उठी है कहाँ पे? प्राची में। प्राची मतलब पूरब में होता है, पूर्व में। तो यह प्राची जो है जाग उठी है कहाँ पे? पूरब में जाग उठी है। फिर कह रहा कैसी बाट भरोसा किनका, यानी किसका बाट आप भरोसा कर सकते हो। शक्ति रहे तेरे हाथों में, यदि आपके पास शक्ति है तो आप सबका भरोसा कर सकते हैं। छूट न जाए यह चाह सृजन की, यानी कि ऐसी चाहत जो है ये कभी छूटने ना पाए। शक्ति रहे तेरे हाथों में, यदि शक्ति आपके हाथ में है। रुक न जाए यह गति जीवन की, यानी कि जीवन की यह गति आप न रोको, चलते रहो। ऊपर 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 बढ़ता चीरता चल दिक्मंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल हलचल। तो चलिए पंक्ति जो है इसका प्रश्न का जवाब देते हैं। 31 में कह रहा है कि यहाँ हारिल किसका प्रतीक है। तो देखिए, कह रहा है कि यहाँ हारिल किसका प्रतीक है। पहले कह रहा है हरियाली का, सुंदर पक्षी का, जीवन में आगे बढ़ते व्यक्ति का, जीवन में दुखी एक व्यक्ति का। तो इसमें अभी हम पहली लाइन में ही बताए हैं कि हरियाली किसका प्रतीक है। तो हरियाली जीवन में आगे बढ़ते व्यक्ति का प्रतीक है। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 32 कह रहा है ऊषा किस दिशा में जाग उठी है। तो ऊषा प्राची दिशा में जाग उठी, यानी कि पूरब दिशा में जाग उठी है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि कह रहा हारिल के मन में कौन सी चाहत छिपी हुई है। तो देखिए, हारिल के मन में कौन सी चाहत छिपी है। उड़ान भरने की, विध्वंस की, मुक्ति पाने की, नवनिर्माण की। तो वहाँ पे नवनिर्मित, जो नवनिर्मित था अभी वर्ड, वो यानी कि नवनिर्माण की बातें उसके मन दिलो दिमाग में छिपी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, नवनिर्माण की। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर। तो 34 नंबर में कह रहा है कि हरिल के पंखों को कैसा बताया गया है। सुंदर, कभी न थकने वाले, चोटिल, विशाल। तो हरिल के पंखों को कैसा बताया गया है। तो हरिल के पंखों को आपको कभी न थकने वाले, यानी कि कभी न थकने वाले, ये पंक्ति में लिखा हुआ है कि कभी न थकने वाले। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। 35 का देखिए, कह रहा है इनमें से सृजन शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। तो सृजन का विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द कौन सा होगा। विध्वंस, निर्माण, जन, और क्या है डी ऑप्शन में निर्जन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 35 का आपका विध्वंस होगा, यानी सृजन माने बनाना और विध्वंस माने नष्ट करना। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पर। तो 36 नंबर में कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने, 2, 3, 4, 5 कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 भेद कौन कौन से हैं। एक है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर 3 स्वर, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। 3 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं 37 में कह रहा निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है।
माली ने पौधों को सींचा। सज्जन सबका भला चाहते हैं परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। परिश्रम ही जीवन है एवं आलस्य मरण का नाम है। माँ की गोद में बच्चा सो रहा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें से आपका सही होगा बी ऑप्शन, यानी कि सज्जन सबका भला चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि सभी प्रश्न आपको दिखाई पड़े। देखिए 38 में कह रहा है निम्नलिखित में संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए बिल्ली, पुस्तक, भीतरी, मिट्टी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, भीतरी। इसमें संयुक्ताक्षर अक्षर नहीं है। देखिए इसमें संयुक्ताक्षर अक्षर है, डबल है। पुस्तक में आधा से अतः देखिए डबल ट। तो आगे बढ़ते हैं 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कह रहा है हरस्व ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है। पाई वाले व्यंजनों के साथ दूसरे व्यंजन को जोड़ते समय पाई हटा दी जाती है। बिना पाई वाले व्यंजनों के संयोग के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि हिंदी में विसर्ग सभी शब्दों में लगते हैं। तो यानी कि आप इसमें कौन सा सही होगा कि हिंदी में विसर्ग सभी शब्दों के साथ लगते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं 39 के बाद 40 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो देखिए गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। बी मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, वह तुम्हारा प्रशंसक है, तुम उसे मूर्ख मानते हो। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा सी ऑप्शन, वह तुम्हारा प्रशंसक है। तो इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तुम उसे मूर्ख मानते हो। तो अर्धविराम का चिन्ह कब होता है? कि जब वाक्य समाप्ति के बाद भी जिज्ञासा बनी रहे कि यानी कि इसके बाद क्या कहने वाला। जैसे वह तुम्हारा प्रशंसक है तो इसके बाद भी जिज्ञासा बनी है, इसलिए ये बात कही जा रही कि तुम उसे मूर्ख मानते हो। तो जहाँ पे जिज्ञासा बनी रहे वहीं पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि यह 40 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 41 में कह रहा है गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सागर से गागर में पानी निकालना, सागर के समान गागर होना, गागर का सागर में टूटना, थोड़े में अधिक कहना। तो 41 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि थोड़े में अधिक कहना, ये गागर में सागर भरना। 42 का देख लीजिए, कह रहा है कि अतल का विलोम क्या होगा? तो अतल का विलोम समतल, वितल, अवतल, अभितल। तो इसमें से अतल का विलोम क्या होगा? तो अतल का विलोम आपका बीतल होगा, अतल बीतल। माता का समानार्थी क्या होगा? तो माता का समानार्थी अम्बु, अम्बा, अंबर, अवनी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा, अम्बा, माता का अम्बा। आगे बढ़ते हैं अतुकांत शब्द छांटिए। अतुकांत शब्द छांटिए यानी कि मोरा चकोरा, दिया बाती, धागा सुहागा, मोर शोर। तो अतुकांत यानी कि जिस पे तुक ना बैठता हो, तो वहाँ पे यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दिया बाती, ये अलग है, इसमें तुक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मोरा चकोरा ये बैठ रहा, धागा सुहागा, गा गा, यहाँ पे रा रा, गा गा यानी धागा सुहागा, मोर शोर, लेकिन यहाँ पे या और यहाँ पे बाती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी होगा, दिया बाती। अंश का अर्थ क्रमशः है। तो देखिए इन दोनों अंश में अंतर क्या है? इन दोनों का अंश का अंतर यानी कि मतलब क्या है? देखिए तो यहाँ पे मतलब आपका जैसे ये पहले अंश का मतलब होता है हिस्सा और दूसरे अंश का मतलब होता है कंधा, यानी कि इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं 46 का कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसकी रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बढ़ते हैं व्यापारी का वर्ण विच्छेद
विच्छेद कीजिए, व्यापारी का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो देखिए वह है तो वह पे हलंत होना चाहिए। तो देखिए वह पे हलंत पहले वाले में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, पहला वाला। तो देखिए दूसरे वाले में वह पे हलंत लगा हुआ है, सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। फिर यह होना चाहिए, तो देखिए यह पे भी हलंत होना चाहिए। तो देखिए दूसरे वाले में नहीं लगा, इसलिए दूसरा वाला गलत। यानी कि यह सही, यहाँ नहीं लगा, ये भी गलत। यानी देखिए आपका थोड़े ही समय में आप जो है समझ गए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 48 का देखिए, कह रहा है कि सुविधा का बहुवचन, तो सुविधा का बहुवचन सुविधा, सुविधाएं, सुविधाएं, सुविधा। तो देखिए कि सुविधा का बहुवचन क्या होगा, ये जहाँ पर भी ये लग जाए ये बहुवचन नहीं होता है। सुविधा तो ये वर्ड ही लिखा हुआ है, ये पहला वर्ड, ये दोनों ही गलत है, यानी कि ये ऑप्शन ए भी गलत है और डी भी, यानी कि सी ऑप्शन आपका टोटल सही है। ये मान के चलिए इसमें भी सी ऑप्शन सही है, इसमें भी सी ऑप्शन सही, और 47 का भी सी ऑप्शन सही था, इसमें भी सी ऑप्शन सही है। 49 का चलते हैं, देखते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा है, तो निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो देखिए गोदान, गोदान में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गर्मी, इसमें भी नहीं है। नर्मदा, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति, ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो यहाँ पर ये परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है, डी ऑप्शन। माता पिता के बीच लगने वाला चिन्ह है, यह जो चिन्ह होता है ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है, यानी माता पिता, और समासिक चिन्ह भी इसे कहते हैं। तो माता पिता के बीच लगने वाला चिन्ह ये कौन सा है, तो यह माता पिता के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। कौन सा, समासिक चिन्ह। और आप जानते होंगे कि समासिक में इस किस समास के बीच में लगता है, तो यह देखिए कि यह तत्पुरुष समास के बीच में भी लगता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास में भी यह चिन्ह लागू होता है, क्योंकि उपमेय या उपमान के बीच लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर पर। तो 52 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी पार्श्विक ध्वनि है, तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो देखिए कि इसमें से जो पार्श्विक ध्वनि यानी कि फैलने वाली जो ध्वनि होती है वो लय होती है, और यहाँ पे र जो होता है ये प्रकंपित, सभी लोगों का ऑप्शन यही होता होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसको प्रकंपित र कहते हैं, प्रकंपित र कहते हैं, प्रकंपित। और यहाँ पे इसको कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। आगे बढ़ते हैं 53 में, कह रहा है ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा, ज्येष्ठ का तद्भव रूप जेठ होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन। 54 का देख लीजिए, कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा देशज शब्द है, तो इसमें देशज शब्द कौन सा है, तो 54 का आपका ए ऑप्शन होगा, कटोरा, क्योंकि आराम, सूद, पलंग ये सब नहीं है, कटोरा ये देशज शब्द है। देशज का मतलब जो अपने देश में बोले जाते हैं, जैसे लोटा, थाली, कटोरी, कटोरा, ये सब देशज शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में देख लीजिए कौन सी संधि है, आप बताइए। दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि कौन सा है, तो ये दीर्घ दोनों में दिया हुआ है। तो चलिए दीर्घ संधि, स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में आपका देखिए जहाँ पर भी आधे वर्ण और वह या ये इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। किसने विकास में बालक की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण माना है, किसने विकास में बालक की सक्रिय भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, तो जॉन डीवी ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या नोम चामस्की ने, किसने माना है, तो यहाँ पर ये माने हैं जीन पियाजे ने माने हैं, बी ऑप्शन। यानी किसने विकास में बालक की सक्रिय भूमिका को महत्वपूर्ण माना, जीन पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं 57 पर देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न में कौन सा कथन असत्य है,
तो पढ़ना एक सुउद्देश्य एवं सार्थक क्रिया है। भाषा विकास के लिए सुनना एवं श्रवण अनिवार्य योग्यता है। भाषा कौशल के विकास की दूसरी अनिवार्य योग्यता बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। सुनना, बोलना, रटना, पढ़ना भाषा कौशल के प्रकार हैं। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कथन असत्य, तो इसका जो होता है सुब्बोपल्ली, यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना तब जाकर के लिखना, इस प्रकार से होता सुब्बोपल्ली। तो यहाँ पर देखिए बोलना, इसके बाद रटना आ गया, तो रटने की विद्या हमेशा निगेटिव होती है, यानी कि इसका ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं 57 के बाद 58 पर चलते हैं। 58 नंबर में कह रहा है कि वर्ण बोध विधि में सबसे पहले बालकों को ध्वनियों का उच्चारण कराया जाता है, वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, वर्णों का उच्चारण सिखाया जाता है, चित्र दिखाकर प्रश्न पूछा जाता है। तो 58 का आपका होगा बी ऑप्शन, वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। किसमें? वर्णबोध में। वर्णबोध विधि में वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इन त्रिध्रुवों में शामिल है। क्या शामिल है? तो शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह आपका बाल मनोविज्ञान है। तो देखिए शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो इसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो देखिए देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और अभिभावक, तो अभिभावक नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक पाठ्यक्रम के अलावा शिक्षार्थी भी होना चाहिए या शिक्षक होना चाहिए। फिर कह रहा है कि शिक्षक, अभिभावक और पाठ्यक्रम, यहाँ पर भी अभिभावक गलत है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 59 के बाद 60 पर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक जहाँ तक जीवन है, किसका कथन है? पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक जहाँ तक जीवन है, किसका कथन है? कनिंघम, ले, बबिट या मुनरो का, किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ले का, यानी कि यह 60 का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।